Hello Views, myself Harikesh Kumar, Assistant Professor, Department of Psychology, Ganga Singh College, Chhapra. Today I am going to talk about very important topic, that is psychological models of psychopathology. तो सर्वप्रथम हम ये जानते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि मॉडल क्या है। मॉडल किसी भी व्यवहार, क्रिया या भावनाओं को समझने का एक मनोवैज्ञानिक तंत्र है, जिसकी सहायता से व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके विचारों, भावनाओं और उसके व्यवहार के बारे में पूर्व कथन किया जा सकता है। तो मनोविज्ञान में मुख्य रूप से 4 प्रकार के मॉडल होते हैं, जो अलग अलग पहलुओं से मानव व्यवहार की व्याख्या करते हैं। नंबर 1 जैविकीय मॉडल, नंबर 2 व्यवहारात्मक मॉडल, नंबर 3 संज्ञानात्मक मॉडल, नंबर 4 मनोगतिक मॉडल, जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। मनोगतिक मॉडल में व्यक्ति की अचेतन आवेगों और प्रवृत्तियों पर सर्वाधिक बल डाला गया है। साइकोडायनेमिक मॉडल पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सिगमंड फ्रायड का इसमें क्या योगदान था और किस प्रकार से साइकोडायनेमिक मॉडल के डेवलपमेंट में सिगमंड फ्रायड का महत्वपूर्ण योगदान है। सिगमंड फ्रायड का जन्म सन 1856 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वीना से उनकी एज अ न्यूरोलॉजिस्ट ट्रेनिंग हुई थी। सिगमंड फ्रायड के विचार अपने समय में इतने क्रांतिकारी थे कि चाहे वो उनके अनुयायी रहे हों या विरोधी, उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है, चाहे कोई उनका फॉलोअर हो या कोई आलोचक। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइकोएनालिटिक थ्योरीज एंड साइकोडायनेमिक थ्योरीज एंड व्हाट इज साइकोएनालिसिस। तो साइकोएनालिटिक थ्योरीज में सिगमंड फ्रायड द्वारा विकसित सभी सिद्धांतों को रखा गया है। साइकोडायनेमिक सिद्धांतों के अंतर्गत सिगमंड फ्रायड के साथ साथ एल्फ्रेड एडलर, यूंग, कैरन हॉर्नी एवं दूसरे मनोवैज्ञानिकों द्वारा बाद में विकसित सिद्धांतों एवं चिकित्सीय नैदानिक प्रविधियों को रखा गया है, जिसकी मान्यता है कि किस प्रकार से व्यक्ति की आंतरिक आवेग एवं अचेतन मन व्यक्ति में असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति करता है। तो मनोगतिक मॉडल को असामान्य व्यवहार में मनोगतिक मॉडल की भूमिका को समझने के लिए सबसे पहले हमें फ्रायड के सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। फ्रायड के द्वारा इस बात पर बल डाला गया कि व्यक्ति के ज़्यादातर इच्छाएं लैंगिक, समाज विरोधी एवं घृणित होती हैं, जिसके कारण व्यक्ति में असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति होती है। साइकोडायनेमिक मॉडल के अंतर्गत कई प्रकार के सिद्धांतों पर बल डाला गया है, किंतु सभी सिद्धांतों में जो एक बात कॉमन है वो ये है कि सभी सिद्धांतों में मूल प्रवृत्तियों, प्ररोधों, बलों और विकासात्मक अनुभूतियों पर बल डाला गया है, जो कि व्यक्ति में असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति करते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। नंबर 1 एथोस, जिसे जीवन मूल प्रवृत्ति भी कहा जाता है, और नंबर 2 थैनाटोस, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं जो व्यक्ति में रचनात्मक कार्य, सृजनशीलता एवं समाजोपयोगी कार्य के लिए प्रेरित करती हैं।
मृत्यु मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं जो विध्वंसात्मक प्रकृति की होती हैं, आत्मघातक होती हैं एवं आक्रामकतापूर्ण होती हैं। ऐसी प्रवृत्तियाँ व्यक्ति के लिए एवं समाज के लिए हानिकारक होती हैं। सिगमंड फ्रायड ने जीवन मूल प्रवृत्ति एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति पर बारीकी पूर्वक विचार किया है एवं उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में एथोस की अधिकता होनी चाहिए। थैनाटोस की प्रवृत्तियों के प्रभुत्व के कारण व्यक्ति में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति पाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ सिगमंड फ्रायड के द्वारा टोपोग्राफिकल मॉडल प्रस्तुत किया गया व्यक्तित्व के मन के स्तर का वर्णन करने के लिए। सिगमंड फ्रायड ने टोपोग्राफी की तुलना आइसबर्ग ऑफ द सी से किया है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन के 3 स्तर होते हैं: चेतन, अचेतन एवं अचेतन। व्यक्ति के मन का ज़्यादातर भाग अचेतन होता है। सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना समुद्र के हिमखंड से किया है। समुद्र के हिमखंड का ज़्यादातर भाग पानी के अंदर होता है। ठीक उसी प्रकार से मानव मन के ज़्यादातर विचार, प्रवृत्तियाँ अचेतन होती हैं, जिसके बारे में व्यक्ति परिचित नहीं होता है, जागरूक नहीं होता है। किंतु इस प्रकार के अचेतन आवेग व्यक्ति में मनोविकृतियों के एक प्रमुख कारण है। अवचेतन मन का ऐसा स्तर है जिसमें प्रयास करने पर व्यक्ति जिसकी अनुभूतियों को या प्रयास पूर्वक अपने चेतन में ला सकता है। आइसबर्ग का ऊपरी भाग जो पानी की सतह के ऊपर होता है उसे चेतन कहा जाता है, जिसके बारे में व्यक्ति परिचित होता है, जागरूक होता है और जिसके आधार पर व्यक्ति दैनिक जीवन में अपने क्रियाकलापों को करता है। इसके साथ ही सिगमंड फ्रायड के द्वारा मन के 3 भागों का वर्णन किया गया है। नंबर 1 इट, नंबर 2 ईगो, नंबर 3 सुपर ईगो। इट के अंतर्गत ऐसी इच्छाएं, आवेग एवं प्रवृत्तियां होती हैं जो तुरंत अपनी इच्छा की पूर्ति चाहती हैं। इसमें ज़्यादातर ऐसे विचार, आवेग एवं भावनाएं होती हैं जो लैंगिक, समाज विरोधी एवं तुरंत सुख की प्राप्ति करना चाहती हैं। इस प्रकार से इट की इच्छाएं एवं आवृत्तियां आनंद के सिद्धांत से संचालित होती हैं। मन के दूसरे भाग को ईगो कहा गया है। ईगो की इच्छाएं, आवृत्तियां एवं आवेग वास्तविकता के सिद्धांत से गवर्न होते हैं। इसमें व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति सजग होता है कि उसे कौन सा व्यवहार करना है और कौन सा व्यवहार नहीं करना है। सामाजिक रूप से व्यक्ति यह निश्चित करता है कि यदि हमारे द्वारा कोई गलत कार्य किया जाएगा तो इससे हमारे अहम को चोट पहुंचेगी। मन के तीसरे भाग को पराहम या सुपर ईगो कहा गया है। सुपर ईगो की आवृत्तियाँ, इच्छाएं एवं आवेग प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी से गवर्न होते हैं। व्यक्ति इस बात के प्रति अवेयर होता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जो गलत है उस कार्य को व्यक्ति नहीं करता है, भले उसके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हों, और जो सही है वो उसी कार्य को करता है चाहे परिस्थितियाँ भले ही विपरीत हों। इस प्रकार से सिगमंड फ्रायड के द्वारा व्यक्तित्व के निर्माण में इन मन के 3 स्तरों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त सिगमंड फ्रायड के द्वारा व्यक्तित्व विकास में एवं आगे चलकर वयस्कावस्था में मनोविकृतियों की उत्पत्ति में विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे
थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट कहा जाता है। मनोलैंगिक सिद्धांत के अनुसार विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ओरल स्टेज, नंबर 2 एनल स्टेज, नंबर 3 फैलिक स्टेज, नंबर 4 लेटेंसी स्टेज, नंबर 5 जेनाइटल स्टेज। इन सभी अवस्थाओं की विशेषता यह है कि प्रत्येक अवस्था में एक एरोजेनस जोन का विकास होता है। एरोजेनस जोन का मतलब ऐसा क्षेत्र का विकास होता है शरीर में जिससे व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। अब हम क्रमबद्ध रूप से ओरल स्टेज से शुरू करते हैं। यह मुखावस्था 0 से 1.5 वर्ष की उम्र तक होती है। इस अवस्था में एरोजेनस जोन मुंह का क्षेत्र होता है। बच्चा अपनी माँ का स्तनपान करता है और दंत चूषण भी कभी कभी करता है, जिसके कारण बच्चे को सुख की अनुभूति होती है। इस अवस्था में फिक्सेशन हो जाने के कारण आगे चलकर बच्चों में स्मोकिंग की प्रवृत्ति या चीज़ों को चबाने की प्रवृत्ति देखी गई है। एनल स्टेज, यह अवस्था 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की उम्र तक होती है। इस अवस्था का एरोजेनस जोन एनल एरिया है। बच्चे को इस अवस्था में टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे पेरेंट्स जो बच्चे को स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे बच्चों में आगे चल कर के कंपल्सिव बिहेवियर होने की प्रबल संभावना होती है। और ऐसे बच्चे जिनको बहुत ही फ्रिक्वेंट टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे बच्चों में फिजूल खर्ची की प्रवृत्ति पाई जाती है। नंबर 3 फैलिक स्टेज, यह अवस्था 3 साल से 6 वर्ष की उम्र तक होती है। फ्रायड की यह अवस्था सबसे ज़्यादा विवादास्पद रही है, जिसमें फ्रायड ने ये कहा है कि लड़कों में इडिपल कॉम्प्लेक्स का विकास होता है एवं लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का विकास होता है। इडिपस ग्रीक माइथोलॉजी में एक ऐसा राजा था जो अनजाने में अपनी माँ से विवाह किया था। फ्रायड इडिपस को व्याख्या करते हुए कहते हैं कि लड़का अब आकर्षित होता है और वह अपने पिता को अपने प्रतिस्पर्धी के रूप में देखता है, जिसके कारण लड़के का लगाव माँ की तरफ ज़्यादा होता है एवं पिता की तरफ कम हो जाता है। लेकिन इस अवस्था का सफलतापूर्वक समाधान हो जाने पर बच्चा स्वयं को अपने पिता के रूप में आइडेंटिफाई करने लगता है एवं इस प्रकार से वह पिता अपनी माँ के प्यार को पिता के साथ शेयर कर पाता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत लड़कियां अपने पिता की तरफ आकर्षित होती हैं और इस अवस्था का सफलतापूर्वक समाधान होने पर लड़कियां अपनी माँ के रूप में खुद को आइडेंटिफाई करके अपने पिता का प्यार प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार से इडिपल और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के विचार इतने ज़्यादा क्रांतिकारी थे या इतने ज़्यादा नए थे कि शायद उस समय का समाज इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके कारण फ्रायड की अत्यधिक आलोचना की गई। इसके साथ ही फ्रायड के द्वारा दिन प्रतिदिन के जीवन की मनोविकृतियों का भी वर्णन किया गया, जिसमें दमन, शमन, यादृच्छिकीकरण, युक्तिकरण जैसी रक्षात्मक प्रक्रमों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से साइकोडायनेमिक मॉडल की प्रमुख मान्यता यह है कि व्यक्ति के अचेतन इच्छाएं, आवेग एवं प्रवृत्तियां वयस्कावस्था में मनोविकृतियों
के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण हैं। इसके साथ ही सिगमंड फ्रायड के द्वारा इस प्रकार की विकृतियों के उपचार के लिए साइको एनालिसिस की टेक्निक का भी प्रतिपादन किया गया है। धन्यवाद।